हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग कुछ स्टार्ट करें, सबसे पहले एक सेल का मैकेनिज्म जान लेते हैं। एक बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल कैसे काम करता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट में बताया था। आज इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है या कोई बीकर है या कुछ भी। इसके अंदर आपने भर रखा है एक इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट पता होगा। इलेक्ट्रोलाइट जैसे आप ऐसे समझिए कि करंट का जो फ्लो होता है उसको, मतलब दो टाइप की चीज़ें होती है, कंडक्टर होता है, दूसरा इंसुलेटर होता है। कंडक्टर जो कि फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करे, और इंसुलेटर जो कि फ्लो ऑफ करंट को अच्छे से अलाउ ना करे। ठीक, समझ रहे हैं आप मेरी बात। एक चीज़ होती है कंडक्टर। अ गुड कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज समथिंग दैट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट हेल्प्स इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इसी का उल्टा इंसुलेटर। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी a good electrolyte can be defined as something, or you can say a substance, a compound that helps and facilitates the movement of the ions present in it। ठीक, जब हम लोग लिक्विड जैसी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें जो, मतलब जैसे सॉलिड में चीज़ें कंडक्ट होती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होती हैं, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं तो वो आयंस के फॉर्म में होती है। ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अच्छे से इनको कंडक्ट करे वो कंडक्टर, जो अच्छे से ना करे वो इंसुलेटर, और जो इनको अच्छे से कंडक्ट करे वो इलेक्ट्रोलाइट, जो इनको अच्छे से ना कंडक्ट करे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आई होप अब बात समझ में आ गई होगी। तो इसके अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब इसमें हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक, ऐसे वैसे इलेक्ट्रोड्स नहीं, सूटेबल इलेक्ट्रोड्स जो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ अच्छे से फंक्शनिंग करें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कैसा है। तो जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पे साइंस प्रोजेक्ट्स में या कोई फोटो वोटो में देखा होगा कि एक संतरा ले लिया, उस संतरे में एक ऐसे लगाया एक ऐसे लगाया, उसके बीच में यहाँ लाइट बल्ब लगा दिया। बल्ब इन द सेंस एलईडी लाइट लगा दी, छोटी सी, जो कि बहुत कम पावर लेती हो। ऐसी लाइट लगा दी तो जलने लगी। वो क्यों होता है? तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये क्या होता है, उससे आपको अपने आप वो चीज़ समझ में आ जाएगी, आप इसको उससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये कर लिया। और मैंने आपसे क्या कहा था, जब मैंने पहले बताया था, मैंने कहा था कि यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है ये फिज़िक्स का पार्ट, लेकिन इसके अंदर थोड़ी केमिस्ट्री घुसी हुई। तो चलिए एक बार वो केमिस्ट्री समझ लेते हैं इसकी, कि इसमें क्या केमिस्ट्री लग रही है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, फ्री आयंस। ठीक, आयंस भी दो टाइप के होंगे, एक कैटायन जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक एनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, एनायन अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और एनायन वो नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे, ये अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ, और एनोड पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कैथोड है और ये हमारा एनोड है। ठीक, तो एनोड के अंदर कौन सा चार्ज, कैथोड में कैसे आयंस आएंगे, तो हम लोगों ने देखा कैथोड में कैटायन आएंगे, यानी कि पॉजिटिव आयन आएंगे। ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। एनोड में क्या आएगा, तो एनोड में नेगेटिव आयंस आएंगे। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, कि अंदर हो रहा होता है एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। अभी आपको पता चलेगा कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब ये देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, ये सॉरी, यहाँ पर जो है नेगेटिव आयन ज़्यादा हैं, यहाँ पर नेगेटिव आयंस कम है। तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से फ्लो करें, इधर रेजिस्टर से होते जाएं, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ वापस आएँ, और इसके आगे का इनका जो सफ़र है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। मतलब पहले ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे जाएं, फिर ये ऐसे जाएं, फिर ऐसे जाएं, एंड फाइनली ये ऐसे जाएं। ठीक, तब जाके आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो इसका उल्टा हो जाएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगी। ठीक, आ रही बात समझ में, हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वो ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पर डाउट ये अराइज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, मैं ये रेस कर, चलो रहने दो। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। ठीक, तो ये अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी नेगेटिव चार्ज हो तो वो पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, आयन हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अगर मेरे मुंह से बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये नेगेटिव आयन्स हैं, ठीक है। वो फ्लो में कभी कभी निकल सकता है, ठीक है। तो जब ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स यहाँ से चलेंगे 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 पॉजिटिव के पास आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाना चाहिए। तो नेगेटिव आयन्स को यहीं पे रुक जाना चाहिए, इनको वापस इधर जाना ही नहीं चाहिए। है ये बात सही है नहीं है? ये इधर से नेगेटिव आयन्स चले 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 इधर पॉजिटिव पे अट्रैक्ट होते तो उनको पॉजिटिव के पास आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आएंगे। क्यों? ये आपको थोड़ा इलॉजिकल लग सकता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो गया, फिज़िक्स में एक्सेप्शन थोड़ी होते हैं। तो जी हाँ, इसमें कोई एक्सेप्शन वाली बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए क्या लिखा है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब, तो एक्सोथर्मिक मतलब होता क्या है? एक्सोथर्मिक मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकले, ठीक। मतलब कि अगर ए बी से रिएक्ट करे तो इन दोनों के रिएक्शन से खूब सारी एनर्जी बाहर निकले, खूब सारी नहीं मतलब एनर्जी निकले हीट के फॉर्म में या जैसे भी, एनर्जी का रिलीज हो, रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक। तो यहाँ से एक एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगी। अगर एनर्जी निकलेगी तो यहाँ पर अब दो चीज़ें हो जाएंगी, एक यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक ये जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। अब जो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगी वो वाली एनर्जी जीत जाएगी या वो वाला फोर्स जो है जीत जाएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो एनर्जी मिलती है वो इनके फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो अब क्या होगा, अब उसको एनर्जी मिल गई तो अब वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, अब यहाँ आ गया तो फिर से पूरा कंप्लीट करेगा पूरा राउंड, फिर यहाँ पर उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एनर्जी मिली, फिर वो यहाँ आ जाएगा। इस वजह से ये क्लोज्ड लूप में फंक्शन करता है। एंड दिस इज़ द रीज़न भाई, मतलब ऐसा हो रहा होता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हो नेगेटिव आयन, यही एक रीज़न है। ये अंदर की बात थी, बता दी मैंने। अब आगे बात करें तो इसी में दो तीन टर्म्स आ जाते हैं सेल से रिलेटेड। एक ईएमएफ जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, हालांकि ये कोई फोर्स है नहीं लेकिन इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। एक अगली चीज़ आती है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, चलो पूरा लिख देते हैं। टर्मिनल वोल्टेज। अगली चीज़ आती है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। अब ये होता क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल समझेंगे तो थोड़ा फील आएगा, आप इसको रिलेट कर पाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज़ कि आपके पास कोई बिजली से चलने वाली चीज़, जैसे आपकी घड़ी है, घड़ी चल रही थी चलते चलते बंद हो गई। अब आप क्या करोगे, दुकान जाओगे, सेल लाओगे। ये नहीं कि बिजली वाली घड़ी हो, सेल वाली घड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब दुकान जाओगे, दुकान से सेल लाओगे। आप देखो तो जो वो वाला सेल होता है वो कुछ ऐसा होता है और उसमें इधर 1.5 वोल्ट लिखा रहता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि आप उसको लगाओगे, आप कहोगे हाँ घड़ी बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब टॉप क्लास है। अब इसी चीज़ को थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वे में ले लें, तब दो काम करोगे। एक आपको क्या करना है, एक आपको करना है कैलकुलेशंस, दूसरा आपको करनी है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक। अब आप ये जानते हो, मैं ये जानता हूँ कि जो सेल है वो 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, बढ़िया। जो आपके घड़ी के अंदर का रेजिस्टर है, सपोज़, या घड़ी के अंदर के हम लोग उसको एक्सटर्नली किसी सर्किट में कनेक्ट कर दें। आई होप इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको अभी इरेज कर दे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अभी एक सर्किट सपोज कर लेते हैं, ठीक। ये आपके पास एक सर्किट हो गया। अब इसमें आपने क्या देखा कि आप दुकान से सेल लाए, 1.5 वोल्ट का था, ठीक है। रेजिस्टेंस जैसे आपको पता चल गया, घड़ी क्या कुछ भी मान लो, आप खुद से एक रेजिस्टर लगा लो, ठीक है। मैंने घड़ी दे रखा है सो दैट आपको थोड़ा फील आए, ओके। सपोज कर लो आपने कुछ खुद ही से रेजिस्टर लगा दिया, या घड़ी का ही रेजिस्टर है, आपको पता है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है सपोज 1 ओम की, ठीक। अब आप क्या निकाल सकते हो, अगर ये आपको पता है 1.5 है, ये आपको पता है 1 है, तो क्या आप
करंट निकाल सकते हो? आई होप निकाल ही सकते हो कि I इज इक्वल टू V अपॉन आर यानी कि 1.5, हेंस 1.5 एम्पियर की करंट फ्लो होनी चाहिए। अब क्या हुआ, अब आपने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ पर एक एम मीटर लगाया, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया। हो सकता है आपको ये टर्म्स अभी ना समझ में आ रहे हो, अभी समझा दूंगा। आगे ये भी चीज़ आएगी। अब आप इतना जान ले जिए कि एम मीटर यूज़ होता है करंट मेजर करने के लिए, करंट या मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के लिए, ठीक, कि कितना करंट बह रहा है। और वोल्ट मीटर यूज़ होता है पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ और यहाँ के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल ड्रॉप को नापने के लिए हम वो वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे ये ऐसे लगा, ये ऐसे लगा, ऐसा क्यों, सब भी बात कर लेंगे। ठीक है, आपने जब ऑब्जर्वेशन किया तो आपने एम मीटर में पाया कि कुछ और आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, रेजिस्टेंस आपका उतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस 1 ओम ही रहेगा। अब आपने ये देखा कि आपका जो वोल्टेज है वो भी कुछ और ही आ रहा है। मतलब सपोज कर लेते हैं करंट आपका 1.2 एम्पियर आ रहा था, ठीक है, रेजिस्टेंस आपका वही रहने वाला है। तो अगर अब आप इस डेटा को लेके कैलकुलेशन करो तब भी आपका 1.2 वोल्ट आएगा, ठीक। और आपने ये वोल्ट मीटर में देखा, वोल्ट मीटर भी आपको 1.2 वोल्ट दिखा रहा, तब आप कहोगे भाई ये क्या हो गया, कंपनी ने धोखा कर दिया। 1.5 उसमें लिखा हुआ था, 1.2 दे रहा है सेल। मतलब अब आपको थोड़ा लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई कंपनी ने कुछ गलती नहीं की, कंपनी ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। क्यों, यहीं पर आता है आपका एक, या कह लो दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है ईएमएफ और दूसरा होता है टर्मिनल वोल्टेज। अब क्या है ये दोनों चीज़ें, तो भैया ईएमएफ 1.5 वोल्ट वाली चीज़, ठीक, टर्मिनल वोल्टेज 1.2 वोल्ट वाली चीज़, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें हम लोग, तो ईएमएफ को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है उस टाइम पे उसमें जो, मतलब सपोज कर लो सर्किट ओपन है, ठीक, तो अभी जो आप कहो कि इसका वोल्टेज है वो इसके ईएमएफ के इक्वल है। अभी आपको बात नहीं समझ में आएगी, थोड़ा और आगे बढ़ें तो आपको आने लगेगी, ठीक है। और जब इसमें करंट फ्लो होने लगे तब जो वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा तब जो आपका ये वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर आएगा, जो कि लिखा हुआ है। सॉरी, जब फ्लो नहीं हो रहा होगा तब जो ईएमएफ आएगा, तब जो वोल्टेज आएगा वो ईएमएफ के इक्वल होगा। और जब फ्लो कर रहा होगा अंदर से करंट तब जो वोल्टेज आएगा वो टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जब फ्लो नहीं कर रहे हैं तब इतना है, जब कर रहे हैं तो इतना है। तो आप ऐसा समझ लो कि आइडियल, अगर कोई आइडियल सेल नाम की कोई चीज़ होती तो उसका जो वोल्टेज है वो ईएमएफ के बराबर होता, क्लोज्ड सर्किट में भी, ओपन सर्किट में भी। लेकिन क्योंकि सेल आइडियल नहीं होता, रियल सेल है, तो रियल सेल में कुछ थोड़ी सी चीज़ें होंगी जो कि उसको आइडियल सेल की तरीके से वर्क नहीं करने देंगी, उस वजह से वोल्टेज थोड़ा गिर जाता है। अब वो क्या चीज़ है भाई, समझते हैं यार। तो ये है हमारा एक सेल, ठीक है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक। अब इसमें क्या है भाई, मैंने क्या कहा था कि यहाँ से यहाँ तक सेल जाएगा, सॉरी, जो आयन है, नेगेटिव आयन है, वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। जिस भी साइड नेगेटिव, अगर इस साइड नेगेटिव है तो इधर से इधर जाएगा, इस साइड नेगेटिव है तो इधर से इधर जाएगा। सपोज कर लेते हैं इधर हमारे पास माइनस है, इधर हमारे पास प्लस है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, अरे यार फिर से इलेक्ट्रॉन निकल गया मुँह से, हमारा जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है वो इधर से चालू करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन उसके बाद वो इधर से इधर भी तो जाएगा। और ये क्या है, ये सेल के अंदर का हिस्सा है। क्या है, सेल का अंदर वाला हिस्सा। हमारा सर्किट तो इतना है, बाकी ये हिस्सा तो सेल का है, और इस सेल के अंदर के हिस्से में भी तो ये थोड़ा ट्रैवल करेगा। अब जब ये यहाँ पे ट्रैवल करेगा तो इसके साथ क्या होगा, जब ये यहाँ पे सपोज कर लो इसके बीच में ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर किसी भी सोल्यूशन, मतलब टोटली आयंस तो हो नहीं सकते कि सिर्फ आयन ही आयन भरे हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा, कोई मॉलिक्यूल हो गया या कुछ भी हो गया, कुछ ना कुछ तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन के लिए होगा ना, होगा कि नहीं होगा। कोई मॉलिक्यूल है जो अच्छे से, मतलब
अपने आयंस में नहीं टूट पाया, अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो पाया, तो अगर वैसा कोई मॉलिक्यूल है तो वो तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा ना, सेल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है, यानी कि सेल जो अपने अंदर ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, जैसे मैंने उस दिन आपको इस वाले सेल का बताया था कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो करेंगे, तो ठीक है। अब उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस दिन मैंने आपको थोड़ा स्लाइट चेंज्ड चीज़ बताई थी, क्योंकि तब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। अब मैं आपको टोटली बता सकता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है कि अब जो ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आए, इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से इनको एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ से बाहर जंप आउट कर गए, बाहर आ गए, तो फिर ये ऐसे मूव करने लगेंगे। तो इस हिस्से में जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जब इधर से इधर बाहर आएंगे, उस बीच में उन पे कुछ रेजिस्टेंस अप्लाई होगा, उनको वहाँ पर भी मतलब कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, वही इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और इसीलिए हम लोगों का जैसे ये है, सपोज ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो जब इसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक, सपोज यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वो एक आइडियल कंडीशन हो जाएगी, या फिर कह लो एक आइडियल सेल हो जाएगा कि वो करंट यहाँ से निकलेगा निकलेगा यहाँ पर आएगा, उसको ये रेजिस्टेंस मिला, ये ठीक है। इस केस में जब यहाँ पर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इस केस में ईएमएफ जो है वही वोल्टेज हो जाएगा, ठीक, वही टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, सपोज क्या कर लेते हैं, असलियत में रेजिस्टेंस होता है, बिना इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई सेल नहीं होता, ठीक, चाहे जितना कम से कम हो लेकिन होगा ज़रूर। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा अब यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ के बीच उसको ये रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर अंदर उसको ये रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज होता है, मतलब जो मैंने पहले 1.2 वोल्ट वाली चीज़ बताई थी ना, वो एग्जैक्टली टर्मिनल वोल्टेज होता नहीं है, उसको आप कह लो कि सेल जो आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है ये वो है टर्मिनल वोल्टेज। ये वोल्टेज है यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। इसके अंदर वाला यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस वाली चीज़ हटा दी जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला अगर उसमें से माइनस कर दिया जाए, ईएमएफ में से इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी मतलब कॉज कर रहा है पोटेंशियल का ड्रॉप, वो माइनस कर दिया जाए। सपोज कर लीजिए मैं उसको वी इंटरनल कह रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहा मैंने कि पूरा जो आपके पास ईएमएफ था, उसमें से अंदर वाला ईएमएफ आपने माइनस कर दिया, ये वाला ईएमएफ इन द सेंस अंदर वाला जो भी वोल्टेज ड्रॉप था वो आपने अगर माइनस कर दिया, तो अब आपके पास बचेगा टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। अब आई होप ये आ गया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है, आप इसी चीज़ को 2-3 बार देख सकते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बुक में इसकी क्या डेफिनेशन लिखी होती है कि जब सर्किट ओपन हो, ठीक, तो भैया जब सर्किट ओपन होगा तो सर्किट में से करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक, जब सर्किट में से करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाली चीज़ अपना मतलब काम दिखाएगी ही नहीं, दिस विल नॉट कम इनटू प्ले। जब ये अपना काम दिखाएगी ही नहीं, तो इंटरनल तो मतलब जो भी चीज़ है यहाँ पर ईएमएफ जो आ रहा है या जो भी वोल्टेज आ रहा है टोटल सर्किट में, वो ईएमएफ के इक्वल ही हो जाए, क्योंकि अभी ये काम पे ही नहीं लगी। इसलिए नहीं लगी क्योंकि सर्किट खुला हुआ है। जैसे ये सर्किट बंद होगा, अब टर्मिनल वोल्टेज मतलब इस टर्मिनल से लेकर के इस टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ओके। अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो ये इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज कब होगा, जब हम लोग इसमें ये वाला वोल्टेज ऐड कर दें, या तो ये ज़ीरो हो तब ये दोनों इक्वल होंगे, या ये जो भी वैल्यू है अगर हम लोग टर्मिनल वोल्टेज में ये वाला इंटरनल वोल्टेज ऐड कर दें तो वो ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। अब आई डोंट थिंक इसमें कुछ रह गया है, डेफिनेशन डिस्कस कर लें। When no current is drawn from a cell, that is when the cell is open, the potential difference between the terminals of the cell is called the electromotive force or the EMF। ये होगा EMF की डेफिनेशन। इसी तरीके से टर्मिनल वोल्टेज के लिए लिखा हुआ है when current is drawn from a cell, that is when the cell is closed in a circuit, the potential difference between the two electrodes of the cell is known as the terminal voltage। यानी कि इसके बीच का, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज है, या यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का जो वोल्टेज है, उसे हम लोग टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। अब आ जाते हैं आगे की कुछ बात, थोड़ा मतलब इनके बीच में रिलेशन वगैरह अगर समझें
तो टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एप्सिलन। एप्सिलन एक सिंबल होता है, आप अभी इसको आगे मतलब आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, वो वाला एप्सिलन अलग होता है, ये एप्सिलन अलग होता है। तो ये वाला जो एप्सिलन है, सिर्फ एप्सिलन, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये भी एक ग्रीक लेटर है, जैसे थीटा है, डेल्टा है, फाई है, वैसे ही है। अलग अलग जगह पे थीटा अलग अलग यूजेज से मतलब अलग अलग यूज़ होता है थीटा का, तो इसका भी अलग अलग यूज़ होता है। सिर्फ अगर आपको एप्सिलन मिले करंट के केस में, तो करंट में एप्सिलन का मतलब ईएमएफ ही होगा, ठीक। तो यही बात होगी, अगर हम लोग ईएमएफ में अंदर वाला वोल्टेज सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, या फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें, ईएमएफ में अगर हम लोग ये वाला वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज सब्ट्रैक्ट करते तो हमें ये मिलेगा, या फिर अगर हम लोग टर्मिनल वोल्टेज में ये वाला वोल्टेज ऐड कर दे तो हमें ये मिलेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। अब थोड़ा और अच्छे से जान लें हम लोग, तो हमारे पास अब तीन चीज़ें हैं, एक ईएमएफ, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अगर इन तीनों चीज़ों को हम लोग रिलेट करने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ इस टाइप की एक चीज़ आ जाएगी। चलो एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने लिख लिया, ये एक वी है, ठीक है, ये एक टाइप का वी है, इसकी भी यूनिट वोल्टेज होती है, टर्मिनल वोल्टेज की यूनिट भी वोल्टेज ही होती है, या वी ही होता है, ठीक, वी होता है वोल्ट, दोनों की यूनिट, इसकी भी और उसकी भी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये एक वी है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आई आर, ठीक, जहाँ पर ये आई है करंट जब वो क्लोज होना चाहिए, यानी कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जो करंट है ये वो वाला करंट है, रेजिस्टेंस तो आपका वही रहने वाला है, ठीक। दूसरा एक टर्मिनल वोल्टेज एक चीज़ हो गई, टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसको हम लोग कह लो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चलो अच्छा ये चीज़ छोड़ो, इसको दूसरे टर्म्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। सपोज कर लो तो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, ये रेजिस्टेंस है बड़ा आर, इसके अंदर का रेजिस्टेंस है छोटा आर, ठीक। तो अब ईएमएफ क्या होगा हमारा, ईएमएफ हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज कितना निकलेगा, ये बड़ा आई इंटू बड़ा आर, ठीक, बड़ा आई इंटू बड़ा आर, और इसके अंदर वाला जो वोल्टेज है ये भी तो ऐड हो जाएगा, ईएमएफ में ये भी ऐड हो जाएगा, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़ा आई इंटू छोटा आर, ठीक। तो इस टर्म्स में हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया, इसमें एक आर हमारा बाहर वाला रेजिस्टेंस है, एक आर हमारा अंदर वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, सो वेल सो गुड। अब इसी में हम लोग अगर टर्मिनल वोल्टेज को निकालने की कोशिश करें तो भैया टर्मिनल वोल्टेज हमारा ये हिस्सा हो जाएगा, आई तो वही रहेगा, सिर्फ बाहर वाला आर अगर काउंट करें तो टी वी या टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये अंदर वाला वोल्टेज देख लें, सपोज कर लो कि इसे हम लोग छोटे वी से दिखाएं, स्मॉल वी इज इक्वल टू आई तो उतना ही रहेगा, बड़ा आई इंटू छोटा आर, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। अब अगर इन तीनों इक्वेशंस की मदद से हम लोग कुछ फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो इसमें मैं आई को कॉमन ले सकता हूँ, ठीक, आई को कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा बड़ा आर प्लस छोटा आर, आई को कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा बड़ा आर प्लस छोटा आर, ठीक है। अब अगर मैं कुछ फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश करूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमें फॉर्मूला किसके किसके बीच निकालना है, हमें रिलेशन या फॉर्मूला निकालना है टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच। चलो हम लोग इसको इंटरनल रेजिस्टेंस लिखें अगर, तो छोटा वी बड़ा आई हो जाएगा, ठीक। तो छोटा आर हो जाएगा छोटा वी अपॉन बड़ा आई, ये क्या है, छोटा आर है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, छोटा वी है हमारे पास अंदर वाला पोटेंशियल ड्रॉप, और बड़ा आई तो सब में आई तो बड़ा ही रहेगा कि करंट तो वही फ्लो होगा, ठीक है। इस छोटे वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस छोटे वी को मैं लिख सकता हूँ एप्सिलॉन माइनस बड़ा वी अपॉन ये आई तो आई ही रहेगा। अब ये कैसे हुआ, तो भैया हम लोगों ने भी क्या बात करी कि ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस अंदर वाला वोल्टेज, तो अंदर वाला वोल्टेज इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस टर्मिनल वोल्टेज, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, या इसको पूरा टीवी लिख देते हैं, ठीक है, माइनस टीवी, ओके। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग और किसी तरीके से लिखना चाहें तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब की बार नीचे वाले आई को ब्रेक कर दें,
तो नीचे वाला आई हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा ई माइनस टी वी ही रहेगा, और नीचे वाला आई हमारा बन जाएगा वी अपॉन आर। क्यों, ओम्स लॉ इज इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर यहाँ रहेगा, वी आर मतलब आई यहाँ रहेगा, आर नीचे चला जाएगा, तो वी अपॉन आर लिख सकते हैं। ओके, ये आर कौन सा वाला आर है, ये आर हमारा बाहर वाले सर्किट का आर है, ये वाला आर है, ठीक, ये वाला आर है। ओके, ये वाला, आई होप अब दिख रहा होगा, वो बीच में लाइट आ गई थी, ये वाला आर है, ये वाला आर अपॉन ये वाला वी जो इनके बीच में टर्मिनल वोल्टेज वाला वी है ये, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज लिख दिया, ठीक, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन टर्मिनल वोल्टेज अपॉन आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें से काम की चीज़ ये वाली है, ये वाली, ये मतलब अच्छे से नोट होनी चाहिए, तीनों बिल्कुल रटे होने चाहिए ज़बान पे, सो दैट आप आराम से कर सकें। अब इसके बाद थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर अगले वाले में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की। इससे मतलब बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ना कि सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इससे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भैया इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या क्या इफेक्ट करता है। पहला, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा नेगेटिवली चार्ज आयंस को, जो कि ट्रैवल करेंगे। ये इधर से नेगेटिव निकला, इधर जाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, और अगर छोटी जगह होगी तो कम ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। तो इनके बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा, ठीक। सपोज़ मैं इस डिस्टेंस को आर कह दूँ, तो आर जितना बढ़ेगा उतना ही ये वाला बढ़ेगा, क्या कहते हैं, छोड़ो यार, आर से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों आर आर हो जाएंगे, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। सपोज़ इसको डी कह दें, ठीक, सपोज़ ये डिस्टेंस डी है, तो डी जितना इंक्रीज़ करेगा उतना ही हमारे पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ करेगा। ओके, उसके बाद अगली चीज़ है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब भैया इलेक्ट्रोलाइट में, मतलब सपोज़ कर लो इलेक्ट्रोलाइट भी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती ना, इलेक्ट्रोलाइट कोई स्ट्रांग होती है, कोई वीक होती है, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है, ठीक है। जो स्ट्रांग होगी उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आराम से डिसोसिएट करेंगे, स्पेशली वो आयनिक कंपाउंड्स में होती है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आयन बनेंगे उतना कम ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और जितना वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उतने कम आयन बनेंगे, जितने कम आयन बनेंगे उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उतना ही ये ज़्यादा हो जाएगा, क्या कहते हैं, सॉरी, लेसर द रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोलाइट लेसर द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये एक बात हो गई। अगली चीज़ टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ओके, हायर द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेसर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। एक और चीज़ होती है सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, जितना ज़्यादा चौड़ा इलेक्ट्रोड होगा उतना आराम से वो यहाँ से आ रहे आयंस को रिसीव कर पाएगा। तो ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा, सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कम लगेगा, ठीक। सो विद दैट हियर एंड्स दिस पार्ट। फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, इस पे बेस्ड थोड़े बहुत जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो आ ही जाएंगे फिर। तो अब ख़त्म करते हैं। टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।